को ले रहा हूं 1990s 2000, इसको Y2K ईयर भी बोला जाता है, ईयर 2000, और सपोज 2020 एक राउंड फिगर ईयर ले लें। अगर 1970s में देखें, ट्रू फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस 1970 से डेवलप होने लगता है। क्यों? यहां पे आपका एक चीज कनेक्टेड है, जहां पे आपने एसएलवी लॉन्च किया था, स्पेस लॉन्च व्हीकल, 1970s की बात है, थुम्बा से। जैसे ही आपने एसएलवी सक्सेसफुली लॉन्च किया, आपने देखा अब यहां पे टेलीफोन, टीवी, ये सैटेलाइट के कारण यू हैड एक्सपैंडेड द रीच। तो 1970s में इनिशियली टेलीफोन एक बहुत बड़ी लग्जरी थी, इवन 1990s में गाइस, आई मीन बिलीव मी, 2000 के अंदर कंप्यूटर सिस्टम एक लग्जरी हुआ करता था, डेस्कटॉप होना मतलब एक हाई स्टेटस सिंबल था। उस टाइम स्टैंडर्ड ट्रंक कॉल्स जो है एसटीडीज, उनके अंदर वेटिंग चलती थी, पर मिनट के 70 रुपए 80 रुपए इस टाइप के से कुछ चार्जेस हुआ करते थे, जो मेरे डैड मुझे बोलते हैं एक 1980s 90s में, 80s में तो था ही नहीं, शायद 90s की बात कर रहा हूं मैं। अब 1970s में पहला जो फेज आता है ई गवर्नेंस के अंदर, वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ कुछ जो है अब ई गवर्नेंस को यूज कर रही थी। ई का मतलब क्या है, याद है ना, वेब नहीं है सिर्फ, टेलीफोन कम्युनिकेशन, वो ट्रंक कॉल्स होते थे, जो सिस्टम्स बनाए गए, बहुत रेयर से रेयर यूज होता था। प्लीज यहां पे वेब मत लिख देना, इंटरनेट मत लिख देना। ब्रिटेन के अंदर 80s में टेलीविजन ठीक से स्प्रेड नहीं हुई थी, इंटरनेट लिखते ही तो फॉल कर जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यहां से टेलीफोन बेस्ड कम्युनिकेशन आई, धीरे धीरे चीजें बदली, और ये भी सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन के लिए था, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए। दैट वाज द नेचर ऑफ ई गवर्नेंस इन द इनिशियल फेज, जो मेजरली 1970s के आसपास से स्टार्ट होती है। इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं 1990s का वो दौर आता है, 84 से रिफॉर्म्स ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, फाइनली बैंग ऑन इन 1991 जहां पे एलपीजी आता है। यस, मेजरली बाय टेलीफोन, ओनली बाय टेलीफोन बोलना पॉसिबल नहीं है, टेलीफोन रेडियो ये चीजें थी, टेलीविजन सॉरी टेलीफोन रेडियो, टेलीविजन अभी भी बड़ी लिमिटेड थी, टेलीविजन एक मेजर चैनल नहीं बना था अभी तक। कि यहां पे हम देखते हैं टेलीफोन के बेसिस पे या रेडियो कम्युनिकेशन के बेसिस पे, अगर आप देखते हो बहुत सारी पिक्चर, टेलीग्राफ या फिर ऐसी चीजें भी हो सकती है। यस, आप बहुत सारी पिक्चर देखते हो, तो आप देखते हो बॉर्डर पिक्चर देखी किसी ने, बॉर्डर, बॉर्डर पिक्चर के अंदर जब वो एक एक्टर होता है ना, मतलब वो छुट्टी के लिए घर पे आता है, फिर उसके ससुर जी आके बोलते हैं, अरे अरे रेडियो पे न्यूज़ सुनी मैंने कि सरकार ने सारी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। कहां से मिल रही थी इंफॉर्मेशन? रेडियो से। अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, व्हाट इज हैपनिंग इज ये कम्युनिकेशन चैनल था। तो आई होप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गवर्नेंस मत समझना, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, बिकॉज़ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वक्त बदला आगे 1990 से हम एलपीजी की तरफ आते हैं, जहां पे प्राइवेट कंपनीज का दौर आना स्टार्ट होता है, और फर्स्ट टाइम 1990s में ये तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जी टू जी तो ज्यादा बेटर होता चला गया। एक चीज ऐड की गई यहां पे, एंड दैट इज G2B सर्विसेज। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के साथ साथ अब गवर्नमेंट टू बिजनेस भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर आने लगा, क्योंकि जो लाइसेंस रास्ता धीरे धीरे खत्म किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो कुछ सर्विसेज जो बिजनेस कम्युनिटी को थी, चाहे वो लाइसेंस के मामले में हो, चाहे वो परमिशंस के मामले में हो, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करनी स्टार्ट की, जो और एक्सपैंड होता चला गया इसके बाद। और 2000 के आसपास जब एक हाउस होल्ड फॉर्म ऑफ टेलीविजन बन गए, टेलीग्राफ सॉरी टेलीफोन्स और मोबाइल फोन धीरे धीरे बढ़ने लगे, यहां से एक फेज स्टार्ट होता है। वो भी 2012 में मुझे अभी भी याद है, जब मैं मेरा सिविल सर्विसेज मेंस का लास्ट अटेम्प्ट, सिविल सर्विसेज का लास्ट मेंस लिख रहा था, मेरे फोन में, मुझे ठीक से नहीं याद है कि मैं वो इंटरनेट यूज करता था, मैं टाटा फोटोन का एक कार्ड आता था, उससे लैपटॉप में वो ब्रॉडबैंड यूज करता था। ये इतना प्रचलित नहीं था यहाँ पे, इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, हालांकि आना स्टार्ट हो गया था, मेरे दोस्त लोग करते थे, मैं नहीं यूज करता था। 2000 के बाद में हम आते हैं, जी टू जी तो और एक्सपैंड होता चला गया, जी टू बी भी एक्सपैंड होता चला गया, और यहाँ पे ऐड कर दिया गया जी टू सी। अब कुछ कुछ सर्विसेज थी जो सिटीजन को प्रोवाइड कर रही थी सरकार, लेकिन याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज इस फेज के अंदर वन वे सर्विसेज थी। पूरा इवोल्यूशन 4 पॉइंट में टैकल हो जाएगा इधर, और ये ही लिखना है तुम्हें जब इवोल्यूशन आए। वन वे सर्विसेज मतलब सरकार आपको सुविधा प्रोवाइड कर रही है, आप वापस कम्युनिकेट नहीं कर पाते सरकार के साथ, उसके लिए आपको चिट्ठियां लिखनी पड़ती या फिर पेपर वर्क के थ्रू जाना पड़ता। पर कुछ सर्विसेज आप घर पे ले सकते थे, बट टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, वन वे। गवर्नमेंट सर्विस ले रही है, आप सर्विस ले सकते हो, आप वापस टाइम बाउंड मैनर में या फिर साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा था, बिकॉज़ द वेरी इंटरनेट एंड डेस्कटॉप्स लार्जली वर वेरी मच अ रेयरिटी। डेस्कटॉप तो आज भी रेयरिटी है, लैपटॉप तो आज भी रेयरिटी है, स्मार्टफोन है जो बहुत ज्यादा है आज, बिकॉज़ आज भी बहुत सारी जनता है जो 70 40 50 30 जितने भी हजार आते हैं इजीली स्पेंड नहीं कर पाती है। कोविड के टाइम में देखा है हमने कि किस तरीके से हमें चैलेंज फेस करने पड़े विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड्स। एक घर में एक ही फोन है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ऐड होता है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है। लेकिन 2020 या इसके बाद में बढ़ता चला गया ऑब्वियसली। यहाँ पे हम देखते हैं G2C सर्विसेज टू वे बन गई। Majority of the government services which the government provides to the citizens, specifically through the real-time mechanisms such as internet, whether app-based or web-based, they are two-way services where government provides services and citizens can put up their grievances also through electronic mechanism. Is the entire evolution understood on factual basis? No कहानियां, purely Y2K refers, ये बोला जाता है year 2000, G2G से स्टार्ट होता है, G2B तक आते हैं, G2C आने लगता है, और आज उसका सिर्फ एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है। एक पॉइंट ऐड करना पड़े तुम्हें तो इसके बाद ये करना, 2023 ऐप बेस्ड गवर्नेंस। आज फोन और इन सब चीजों को हम हटा के इंटरनेट ऐप बेस्ड, जहां पे फोन का भी इंपॉर्टेंस है, इंटरनेट का भी इंपॉर्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम चल रहा है, और इसे बोलते हैं ऐप बेस्ड गवर्नेंस, डायरेक्टली मोटिवेटेड फ्रॉम द नीति आयोग्स मोबाइल गवर्नेंस। ये एक लास्ट या आज का फेज बोला जा सकता है, लास्ट नहीं, आगे जाके शायद कुछ और चीजें बदलेगी। सो इज द एंटायर इवोल्यूशन क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कभी क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, this is the evolution, how the services kept on expanding as the tentacles of the electronic governance kept on expanding from telephone landlines to televisions to radios to internet based or driven services.
अब आता है एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की। अब मैंने एडवांटेजेस को 3 खांचों में डिवाइड किया है। पहला एडवांटेज गवर्नमेंट को क्या है, बिजनेस कम्युनिटी को क्या है, थर्ड पीपल आप और मेरे को क्या है। Y2K इज द शॉर्ट फॉर्म गाइस, ईयर 2000 इज द फुल फॉर्म। Y2K, 2K क्या होता है 2000, Y इज ईयर। मैं लिखूंगा नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा, इसे बोला जाता था इसलिए मैंने उधर लिखा कि आप जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस 3 लेवल पे डिस्कस करेंगे। अब यहां पे कभी क्वेश्चन आए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस व्हिच इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोवाइड्स टू द गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करता है। वो अच्छे हैं पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। अगर आपके पास वाला पेपर ऐसा आ गया जहां पे पॉइंट्स को आपने 3 खांचों में डिवाइड कर दिया तो ज्यादा डायमेंशन आ जाते हैं आपके आंसर में। So this division is only made in order to express you the importance कि merely the content is not sufficient, if you structurize the content gives you better marks। अब इस तरीके से मैं सबसे पहले जाऊंगा एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। फर्स्ट, हर पॉइंट में मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब कोई जरूरी नहीं ये एग्जांपल लिखो, आप कोई और एग्जांपल लिखना चाहो तो वो एग्जांपल लिख लेना। पहला एडवांटेज सरकार को जो मिलता है, गवर्नमेंट को जो मिलता है, reduces the cost of operation। When the government starts approaching electronic governance through electronic mechanism, cost of operation comes down। The best possible example, one of the good example which can be seen here is CBIL, direct benefit transfers। ये तुमने रियलिटी में भी देखा है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ डीबीटी लीकेजेस कम हो गए, लीकेजेस कम हो गई तो एफिशिएंसी बढ़ गई और रिसोर्सेज का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो गया। हुआ आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायरेक्टली जब अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी चीजें तो कहीं ना कहीं मिडिलमैन एलिमिनेट हो गए, वो कमीशन एजेंट्स एलिमिनेट हो गए और अब जो सरकार दे रही थी लीस्ट कॉस्ट पे दे सकती थी और इमीडिएटली बेनिफिट्स दे सकती थी विदाउट एनी लीकेजेस। तो पहला एडवांटेज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होता है इधर। सेकंड एडवांटेज टू गवर्नमेंट, बेटर रेगुलेशन। अच्छा स्टेट की अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो चीजें वो कर रही है उसे रेगुलेट कर सके, यू वुड हैव टू रेगुलेट देम अप। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से आपका रेगुलेशन ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। कैसे? एग्जांपल इज सिबिल। सिबिल के बारे में सुना है? व्हाट इज सिबिल? एक इंडिविजुअल है जिसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख का लोन लिया और कुछ किस्तें पे की, फिर इसने वायलेट कर दिया, पेमेंट नहीं किया। फिर ये इंडिविजुअल एसबीआई से लोन लेता है, फिर कुछ वायलेशन होती है, फिर ये एचडीएफसी के पास पहुंच जाता है। ऐसे करते करते इसने बहुत सारे बैंकों को चूना लगाया। अब पहले सिस्टम हो रहा ये था कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिफिकेशन नहीं थी सर्विसेज में, तो जब एक पर्सन कहीं से लोन लेता है तो डेटा जब कनेक्टेड नहीं थे तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि इस आदमी की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। अब ये लोन जैसे जैसे वायलेट करता चला गया, आपका पेपर 3 का टॉपिक आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगे। इसके कारण फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ने लगे क्योंकि बैंक को सपोर्ट करने लगे और इस फिजिकल डेफिसिट के कारण आपके वेलफेयर मेजर्स जो है वो घटने लगे। इस वेलफेयर मेजर के कारण आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगी और आप कहीं ना कहीं पूरे एक विशियस सर्कल में फंस गए। एक छोटा सा वायलेशन कितना बड़ा कनेक्शन रखता है। सडनली गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आ गई तो आपने एक चीज बनाई, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर में क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल, एक पैन कार्ड जो होता है आपका पैन नंबर, अब कंपलसरी है जब आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, ऑब्वियसली कभी कभार को जमा कराने 50,000 से नीचे, बट ओवरऑल अगर हम ले एक पैन कार्ड है सबके पास। जब आप एसबीआई के पास में गए, एसबीआई ने अगर आपके पास कैपेसिटी है लोन की फाइल्स आईटी रिटर्न्स, आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, मान लो 5 महीने के बाद में 30,000 रुपए पेंडिंग रह गए, नहीं दिए, क्या चल रहा है जो चल रहा है चलने दो। फिर आपको लगता है कि मैं एचडीएफसी से ले लेता हूं। अब एचडीएफसी पैन नंबर डालेगा, आपका पूरा का पूरा जितना क्रेडिट जहां जहां से लिया है, किस टाइम पीरियड में पे किया है, कोई वायलेशन है कि नहीं, सारा का सारा हिस्ट्री आ जाएगा। जैसे ही एचडीएफसी को पता चला भाई तुमने तो ऑलरेडी ये लोन नहीं पे किया है, माइनस में आपका सिबिल स्कोर, आपको एचडीएफसी लोन नहीं देगा। इज द पॉइंट क्लियर? बेटर रेगुलेशन कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से, एंड कैन यू नाउ एलॉबरेटेड बाय सिबिल दैट द वेरी सिबिल स्कोर लार्जली हैज हेल्प्ड द गवर्नमेंट टू बेटर रेगुलेट द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री बाय ensuring that the loans are provided to credible borrowers। Clear guys? Clear enough? Okay, third one, गवर्नमेंट का ही बेनिफिट, तीसरी जो बेनिफिट है वो ये, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। इसका एक एग्जांपल लिखा है मैंने, सीसीटीएन नेटवर्क। सरकार जब इलेक्ट्रॉनाइज करती है सर्विसेज, सरकार की एफिशिएंसी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। क्यों? अब वो बेटर रेगुलेट कर पा रही है, बेटर टारगेट कर पा रही है डीबीटी जैसी चीजों से, अब एफिशिएंट हो जाती है सरकार, और एफिशिएंसी ही तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का, और ई गवर्नेंस से बहुत अच्छे से आता है वो। अब है क्या सीसीटीएन? पहले होता क्या था, वीरप्पन का नाम सुना? वीरप्पन वीरप्पन क्या करते थे, चंदन की तस्करी करते थे, जिसके सॉर्ट ऑफ इंस्पायर होके आपकी फेमस पिक्चर आई है पुष्पा, पुष्पराजू, ठीक है। स्मगलिंग करते थे सैंडलवुड की, जो इलीगल है, क्राइम है। वो सब प्रॉब्लम क्या थी वीरप्पन को पकड़ने में, कि जिस फॉरेस्ट में वो ऑपरेट करता था उसका बहुत वाला पार्ट कर्नाटक में था, बहुत सारा पार्ट तमिलनाडु में था। जैसे कर्नाटक पुलिस उसे पकड़ने लगती, वो तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस, कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु में आ जाता। सेम थिंग तमिलनाडु में हो रहा था। हो ये रहा था कि स्टेट के अंदर आपकी पुलिस दूसरे स्टेट जुरिसडिक्शन में नहीं जाती है, आपको पूरे एक हायरार्की के थ्रू उस तरह तक पहुंचना पड़ता है। कल अगर किसी ने क्राइम किया है तो मुझे दिल्ली से पुलिस भेजने के लिए एसपी के परमिशन, उधर के एसपी से बात करना, उनको इन्फॉर्म करना, उधर पुलिस स्टेशन में पहले रिपोर्ट करना, डायरेक्टली जाके अरेस्ट नहीं कर सकते, लोकल पुलिस आपके साथ जाएगी, फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसका पंचनामा दैट इज डिटेल्स लिखी जाएगी, फिर आप दिल्ली लेके आओगे। बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इतना ईजी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी
लेट्स अज्यूम एक आदमी है, पूरे प्रोजेक्ट को दिल से समझना, ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आएगा, सीसीटीएन। एक इंडिविजुअल है जिसने क्राइम कमिट किया, मान लो कर्नाटका के अंदर, somehow he escapes from the jail or from the police mechanisms and suddenly he reaches हिमाचल प्रदेश। he lives there happily, काम धंधा क्राइम वाइम सब छोड़ दिया उसने, 5 साल 10 साल बीत गए, ये केस क्लोज हो गया, ये आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। ये सीन चल रहा था पहले। अब जैसे ही सीसीटीएन आया, अब हुआ ये, लेट्स अज्यूम हिमाचल प्रदेश में उसने क्राइम किया कुछ टाइम के बाद में, हिमाचल, पहले का सीन बता रहा हूं, इससे पहले क्या चल रहा था, क्राइम किया, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे प्रोसिक्यूट किया गया, मान लो 1 साल की सजा या जो भी 3 साल की सजा इसे लग गई, इसने इस सजा काटी, फिर ये नॉर्मल तरीके से जीने लगा। ये था सिनेरियो बिफोर सीसीटीएन। अब जैसे ही सीसीटीएन आया, हुआ ये, हिमाचल प्रदेश भाग गया, ठीक है, आपका गुड लक है, आप एस्केप कर गए। हिमाचल प्रदेश में इस आदमी ने अगर कभी क्राइम किया और चार्जशीट फाइल होकर उसे पनिश कर दिया गया, तो अब पूरे के पूरे जितने पुलिस स्टेशन है कंट्री के अंदर, सबका डेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही तुम्हें इधर पकड़ा, जैसे ही तुम पे चार्जेस लगे, आपने सीसीटीएन में चेक किया, आपके फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स, हर एविडेंसेस इधर रिकॉर्डेड होगा। जैसे ही मैंने इस बंदे की सारी क्रेडेंशियल्स डाली, सिस्टम में एक मैच दिखाएगा कि ये आदमी ने कर्नाटका में भी क्राइम किया है और ही वाज पनिश्ड और ही एस्केप्ड। अब क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में पहले तुम्हें सर्व करना पड़ेगा आपके 5 साल का सेंटेंस, जैसे ही तुम इधर से रिलीज होगे, कर्नाटका में जो तुम्हारा सेंटेंस है वो सर्व करना पड़ेगा। हैज इट नॉट बिकम मच मोर इजियर टू कैच द repeat offenders or the offenders for that matter living anywhere in the part of the country? Because this electronic project of CCTN has connected the police data present in all the police stations. अब ये याद रखना, ये डेटा को कोई भी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इधर, जो नॉर्मली एक एसपी और अबव रैंक्स पे जाती है, वो लोग ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो कल एक कांस्टेबल भी एक्सेस कर पाएगा, वो डेटा पब्लिकली लीक कर दे, मिसयूज कर दे, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास इसकी एक्सेस होती है, हर किसी के पास एक्सेस नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज सीसीटीएन। हैज द सीसीटीएन इंक्रीज द एफिशिएंसी? अरे डबल जियोपार्डी आएगा क्या यार, इधर कैसी बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी कांसेप्ट कहीं पे भी लगाओगे। डबल जियोपार्डी क्या होता है? एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं होना चाहिए, एक ही ऑफेंस है क्या? इधर ऑफेंस किया, इधर ऑफेंस किया, कर क्या रहे हो यार? समी, इज दिस क्लियर? समी कुमार, ये अलग क्राइम है, ये अलग क्राइम है, दोनों जगह क्राइम किया इसने, दोनों के पनिशमेंट मिलने चाहिए इसे। पहले नहीं मिल पाते थे क्योंकि डेटा कनेक्टेड नहीं थे, आपको पता ही नहीं चलता कि ये आदमी ऑफेंडर है कि नहीं। सो प्लीज इंश्योर दिस, दिस इज सीसीटीएन। अच्छा, फुल फॉर्म क्राइम, अब लिखना बड़ा हो जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। तो क्या तीनों पॉइंट क्लियरली अंडरस्टूड हो गए विद एन एग्जांपल एट एवरी पॉइंट? कैन यू राइट इट कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स मिले, कैसे ऑपरेशन कॉस्ट कम हुआ, कैसे बेटर रेगुलेशन हुई और किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ गई। 3 प्रोजेक्ट्स की हमने एग्जांपल लिख दिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द पॉइंट व्हिच वी आर एक्चुअली मेकिंग। गवर्नमेंट को यही एडवांटेज है क्या सिर्फ? थोड़े टाइम पहले मैंने एक और एडवांटेज बोली थी, और मैं अगर होता तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एग्रेसिव असर्टेड पॉइंट वो होता अगर मैं आंसर लिख रहा होता, वो ये है, बिसाइड दीज बेनिफिट्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आल्सो हैज पॉलिटिकल बेनिफिट्स, as e-governance ensures good governance, good governance leads to power. Possible कि इसी ई गवर्नेंस के कारण, क्योंकि ये सारी चीजें बेहतर हो गई, आप गुड गवर्नेंस लेके आओगे और इससे डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के नाम पे भी आज पावर मिलता है क्योंकि लोग डेवलपमेंट के नाम पे भी वोट देते हैं। मे बी कास्ट रिलीजन इज वन पार्ट, बट एट द सेम टाइम डेवलपमेंट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देयरफॉर गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट बेनिफिशियल फॉर ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट बेनिफिशियल फॉर द सिटीजंस, इवन द गवर्नमेंट हैज प्रोसीजरल बेनिफिट्स एंड एज वेल एज द पॉलिटिकल बेनिफिट्स व्हिच इट कैन डिराइव आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। एडवांटेजेस टू सिटीजंस, आपके जैसे लोग या मेरे जैसे लोगों को ई गवर्नेंस से क्या बेनिफिट्स मिलता है? पहला बेनिफिट, इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैन लार्जली मेक द सोसाइटी मच मोर इगैलिटेरियन? क्या इससे ज्यादा बेहतर इक्वालिटी आ सकती है? कैसे? अरे जानता है, मेरे चाचा विधायक हैं साहब, ठीक है साहब, चले जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑफलाइन, फेस टू फेस, मेनी टाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी योर कास्ट, योर जेंडर, your background, your language can become a very important hurdle for you to access those services. Many of you would have also faced it, and many of us also face it today as well. But when the services are provided electronically, technology never discriminates. This is what, or this is how it reduces inequality. As if you have the appropriate documents and if you have the appropriate access, you can get the services without any form of quality or quality compromise or any form of discrimination. This is what we see, it reduces inequality. Suryansh बोलता है economic divide भी रहेगा, not all people could access in India. अभी मैं क्या disadvantages कर रहा हूँ क्या सूर्यांश? टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा अभी? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की एडवांटेजेस, द फैक्ट व्हिच यू हैव गिवन 190 मिलियन। मैं आपको एक फैक्ट दे देता हूं, 49% ऑफ द वुमेन डू नॉट इवन हैव एन एक्सेस टू फीचर, 42% फीचर फोन का भी एक्सेस नहीं है। क्या सक्सेस होगा ये गवर्नेंस? आएंगे डिसएडवांटेज पे आएंगे, पहले एडवांटेज तो समझ ले, डिसएडवांटेज में देखेंगे प्रॉब्लम क्या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज एक मैकेनिज्म को मैं साथ में चलाऊंगा, सब खिचड़ी बन जाएगा। इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी एज फेसलेस सर्विसेज होती है इधर, और याद रखना, लिख देना, टेक्नोलॉजी नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। सैम पित्रोदा का ये स्टेटमेंट है, नाम लिख सकते हैं? यस। सोशोलॉजिस्ट है क्या? नहीं। कौन है ये? सरकार ने कमीशन बनाया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, 2002 के आसपास की बात होगी, ईयर मुझे नहीं याद है फिलहाल,
नेशनल नॉलेज कमीशन को हेड किया था सैम पित्रोदा ने, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आईटी इज द बिगेस्ट लेवलर। लिख सकते हो पॉइंट में, सबसे बढ़िया तरीके, सबसे इजी, सबसे आईटी से सबसे बेहतरीन तरीके से इक्वालिटी आ सकती है। क्यों? शायद यही एक रीजन है, बिकॉज हियर यू डोंट हैव द ऑटोनॉमी टू चेंज द सर्विसेज, टेक्नोलॉजी वुड गिव यू ऑटोमेटिक सर्विसेज। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट, 24/7 सर्विसेज मिलती है। आप में से कितने लोग, ये नॉर्मली हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं, कितने लोग बैंक गए और सडनली पता चला लंच आवर है, अरे लंच टाइमिंग चल रहा है, आधा घंटे बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं, और बिलीव मी इतना गुस्सा आता है उस बैंक में बैठने के बाद उधर, लिटरली। हाँ मुझे पता है लंच आवर नहीं होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट रियलिटी में तो होता है ना, गाइडलाइंस पेपर पे है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पे है? आप में और मेरे में, हम उन्हें फॉलो करवा नहीं रहे हैं। आधा घंटा बैठ के वो ऐसे लग रहा है कि पार्टी पार्टी लंच चल रहा है यार। अच्छा आपके क्या लाए हो? अच्छा दही वड़े लाए हो, ठीक है मुझे भी थोड़े से दे दो। अच्छा बाहर से अरे एक लस्सी ले आ। भाई चल क्या रहा है यार? एक आदमी वहां पे इस कड़ी धूप के अंदर आके खड़ा है, बैठा है, लोग बैठे हैं सर्विसेज लेने के लिए, और अगर आप कुछ बोलोगे तो ये है अरे सर सॉरी सिस्टम फेल कर गया। कोई सोल्यूशन है क्या? उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े हो गए। फोर्स करके उन्हें सिस्टम पर बैठा लो ना, तो वो बोलते हैं सर नेटवर्क फेल हो गया, सर नेटवर्क सिस्टम स्लो चल रहा है। क्या करूं मैं यार? आई मीन पॉइंट ये है कि अगर उनसे थोड़ी सी भी नाफरमाशी कर लो, सिस्टम नहीं चल रहा। उसके बाद तो एक बेचारे सिटीजन के पास में कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें भाई, सिस्टम नहीं चल रहा, मेरी गलती थोड़ी है। मैनेजर के पास जाओ तो वही प्रॉब्लम हुआ क्या कि वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी वेस्ट आवर टाइम देयर, एंड दिस पीपल आर नॉट इवन रेडी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यस बैंक के अंदर आई वाज हैविंग माय लंच, ये एग्जांपल काम आएंगे आगे। यस बैंक आई वाज हैविंग लंच इन माय ऑफिस, आई सेंड माय ऑफिस बॉय टू डू सम ट्रांजैक्शन इन यस बैंक। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए उसे। मैंने जब ये सारी की सारी चीजें उसे दे दी, वहां जाके उसने बोला अरे अभी टाइम लगेगा, दैट पर्सन केम बैक। मैं खाना खा के बीच में छोड़ दिया खाना मैंने, चलो मेरे साथ। जो सामने थी मैं गया, मैंने सिर्फ इतना बोला मैम मुझे अकाउंट क्लोजर के लिए फॉर्म चाहिए, कौन सा फॉर्म दोगे? फटाफट दो मुझे क्लोज करना अकाउंट। एक प्रायोरिटी बैंकिंग के अंदर मेरा अकाउंट आता है, उसके ऊपर मुझे मेरे मेरे ऑफिस बॉय को बोल रहे हो कि अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा, पैसा जमा कराने में आधा घंटा लग रहा है आपको, अकाउंट क्लोज करना है। उस लिटरली मैनेजर ने मुझे बैठा के लिटरली बस पांव पकड़ने बाकी थे और सब था। और यही चीज मैं यूनियन बैंक में कर लूं ना, ये रहा सर फॉर्म लेके जाओ, उन्हें लेना देना नहीं, अकाउंट क्लोज कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी एक चेकबुक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3 दिन में आ जाती है चेकबुक। मेरी एक चेकबुक आने में 27 दिन लग गए, 3 बार अप्लाई करना पड़ा। और पता है जब चेकबुक आई, 3 चेकबुक एक साथ, चल क्या रहा है यार? अभी 3 चेकबुक एक साथ, मुझे पता ही नहीं है कौन सी मैंने कैंसिल की है, कौन सी मैंने की है, फिर बैंक भागो। आई मीन दिस इज द सिस्टम। और इस चक्कर में क्या होता है, ई गवर्नेंस जब आता है तो आपके और मेरे जैसे लोगों को बेनिफिट मिलता है 24 सर्विस, नो लंच ब्रेक, नथिंग। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल लिख लेना, ई परिवहन यूज किया है कभी? एग्जांपल लिखना इधर, ये ई परिवहन को यूज किया है? हाँ मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग भी लिख सकते हो आप, दैट इज आल्सो देयर। अच्छा इग्नोर सेंड नोट्स आफ्टर एग्जामिनेशन, ओह माय गॉड। हाँ ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। एंड किया क्या है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरा एक लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, और अब मुझे लगा कि अगर मेरा लाइसेंस था बेंगलुरु का, अब मुझे लगा कौन जाएगा बेंगलुरु, प्रूफ कहां है, एड्रेस कहां है, ये कहां है। मैंने सोचा दिल्ली में अप्लाई करते हैं। मैंने चेक किया थोड़ा सा कैसे करना है, इस आई एक्सीडेंटली लैंडेड अप दिस वेबसाइट, और रात को 11:30 बजे के आसपास मैंने सारे फॉर्म फिल किए, कुछ फीस पे की, और 11:30 बजे मेरा एलएल का टेस्ट भी हो गया ऑनलाइन। कैमरा निकाला उन्होंने अलग ऐप में, उनका जो सिस्टम में था, उधर मेरे को 3-4 सवाल पूछे, 5 सवाल कुछ पूछे थे, उसमें 4 कुछ राइट होने थे, राइट हो गया। अगले 5 मिनट में पीडीएफ आ गया था मेरे पास ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस का। 5 मिनट में पीडीएफ था मेरे पास लर्निंग लाइसेंस, एंड दैट मेड मी रिमाइंड माय बैड ओल्ड डेज व्हिच इट टुक मी मल्टीपल मंथ्स टू गेट माय लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि उसने मुझे 2 बार फेल किया था एलएल के टेस्ट में। दिस इज 24/7 सर्विसेज, एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इनफ कि व्हाट वी सी कि ई परिवहन is one such example where the citizens can get 24/7 services throughout the year without any forms of holidays. और यहाँ से क्या साइड में पॉइंट लिख के रखना, इंडिया जैसे देश में जहाँ पे ऑलमोस्ट हर मंथ में कुछ बहुत मेजर फेस्टिवल्स आते हैं, इन सब सर्कमस्टेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फेस्टिवल सेलिब्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि काम भी चलते रहना चाहिए, ताकि इकोनॉमी और सिस्टम और समाज चलता रहे। उस कंटेक्स्ट में 24/7 इज इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज क्वाइट बट ऑब्वियस लॉजिकल दैट द citizens also benefits from electronic governance as it saves times of citizen. The clear cut example could be here of net banking. मेरा टाइम बच जाता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आज आरटीजीएस यहाँ ऐप से हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन। इधर एक एग्जांपल देना, वो लिखना। मैंने कहां पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, कुरुक्षेत्र योजना या न्यूज़पेपर कहीं एक फैक्ट पढ़ा था कि 84% ऑफ द फार्मर्स 84% ऑफ द फार्मर्स रिलाई ऑन पीयर ग्रुप्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मिंग। कब सीड को सो करना है, बारिश आएगी कि नहीं, चीजें होगी कि नहीं। 84% मेरे देश के किसान एक पीयर टू पीयर ग्रुप के ऊपर रिलाई करते हैं। तो सरकार ने और शायद इसके लिए उनके पास राइट अप्रोप्रिएट टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, और इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस वो जान सकता है जिसने कभी किसान को देखा है या किसान के बारे में समझा है या खुद किसान है। कितनी क्रूशियल होती है राइट टाइम पे राइट चीजें करनी एग्रीकल्चर में, इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट प्रोडक्टिविटी और द बेस्ट रिजल्ट। सरकार ने इसके लिए एक चैनल निकाला, किसान टीवी। ये एग्जांपल यहां पे लिखना। And this Kisan TV today largely provides plethora of informations with respect to different farming techniques, technologies, timing, meteorological information, geological information, health related, soil health related information. This in itself is a reflection that the citizens also benefits from electronic governance, as it makes possible for them to get the right information at the right time. Is the point clear? Kisan TV लिखना इधर। This is importance or benefits of e-governance to citizens. But guys आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हालांकि मेरा एडवांटेजेस टू बिजनेस मॉडल्स अभी तक बाकी है, पर यहां से मैं कल करूंगा। And tomorrow we'll start with RTI as well once I'm done with electronic governance. इस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें और बाकी है अभी, कि ओवरऑल ई गवर्नेंस किस तरीके से स्मार्ट गवर्नेंस बनता है, किस तरीके से कुछ चैलेंजेस जो ई गवर्नेंस के हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसके अंदर, वी लुक इनटू द वेरियस चैलेंजेस। फिर वे फॉरवर्ड के अंदर 2 रिकमेंडेशंस है, एक नीति आयोग का कुछ रिकमेंडेशन है, एक सेकंड एआरसी का कुछ रिकमेंडेशन है, वो दोनों रिकमेंडेशन देखेंगे। देन वील गो टू आरटीआई, आरटीआई निकल सिटीजन चार्टर से स्टार्ट करूंगा, फिर आरटीआई, फिर सोशल ऑडिट, और फिर सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी एंड आरपीए एक्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।